नमस्कार। प्रश्न नंबर 28 सोर्स ऑफ वाटर, पानी के जो स्रोत हैं उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी श्रृंखला में। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे, ठीक है, स्प्रिंग एंड फॉल्स, स्रोत व झरने। तो ये कैसे होते हैं स्प्रिंग, ये पढ़ेंगे बाद में। फॉल जो है, झरने कैसे मतलब बहते हैं, इनका देखिए। ये कहता है जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। ये हमें पता है कि जब बारिश होती है तो जो जल है वो भूमि सोख लेती है। ये भूमिगत जल एक अप्रेषित स्तर में पहुंचकर ये इकट्ठा हो जाता है। यदि स्तर पर कोई ढलान होता है तो ये जल ढलान के तल पर पहुंचकर एकत्रित हो जाता है। जब कभी जल को निकलने का कोई स्थान मिलता है तो जल दबाव के कारण भूमि के ऊपरी धरातल पर बहने लगता है। इस प्रकार स्रोत के रूप में फूट पड़ता है। जब ये स्रोत कभी पर्वत या पहाड़ों पर फूटते हैं तो नीचे की ओर बहने लगता है। इन्हीं स्रोत से गिरते पानी को झरना कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जल प्राप्ति का प्रमुख साधन ये स्रोत या झरने ही होते हैं। स्रोत व झरने निम्न प्रकार के होते हैं। क्योंकि देखिए जब पानी ऐसा है, जब पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे जब उसको जगह नहीं मिलती तो वो फूटता है, बहता है। तो नीचे वो नीचे की तरफ, इसमें वजन होता है तो नीचे की तरफ बहता है। तो यहाँ से पहाड़ी से नीचे जब जमीन पे पहुंचता है तो बीच का जो पानी है उसको हम झरना कहते हैं। अब ये कहता है लैंड स्प्रिंग, जो भूमि स्रोत है। कहता है ये वो स्रोत होते हैं जो वर्षा काल में तो जल देते हैं किंतु अधिकांश ग्रीष्म काल में सूख जाते हैं। बिल्कुल सही है, जब तक बारिश रहती है तब तक वो पानी रहता है, लेकिन गर्मी में सूख जाते हैं। वर्षा काल में जब जल भूमि के अंदर एक अप्रवेश स्तर पर एकत्रित होता है, धरातल के स्तर से ऊपर वो उठ जाता है तथा स्रोत के रूप में पुण्य धरातल पर फूट पड़ता है। तो इसमें क्या है, पानी जो है नीचे इकट्ठा हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन जब बारिश का पानी आता है उससे मिलता है तो वो ये दोबारा फूट पड़ता है। इसको हम रिचार्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रिचार्जिंग। अब कहता प्रमुख या निरंतर स्रोत मेन स्प्रिंग, ये कौन से हैं? ये स्रोत भूमि तल के प्रवेश स्तर पर पहुंचे जल के कारण आई दरार से निकलते हैं। ये कोई निर्धारित या निश्चित स्थान से नहीं फूटते हैं। इनमें जल की मात्रा भी असीमित होती है, इसलिए इनसे निरंतर जल की प्राप्ति होती रहती है। इनका जल शुद्ध व चमकदार होता है और इसकी प्रकृति कठोर होती है, हार्ड वाटर होता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के लवण की धुलें होती है। क्योंकि ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये पहाड़ों में होता है, क्योंकि पानी फिर उनसे पानी सींचता हुआ जाता है तो ये मिनरल्स जो है पानी के अंदर मिल जाते हैं, ये कठोर हो जाता है, या इसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। अब ये हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग जो है इन स्रोतों में गर्म जल निकलता है और इनका उद्गम स्थल उन स्थानों पर होता है यहाँ ज्वालामुखी का विस्फोट बंद हो चुका होता है। पुराने जमाने में यहाँ पे अपने ये ज्वालामुखी फूटती थी, वहाँ बंद हो चुका है, लेकिन थोड़े जो छेद रह गए उनमें से गर्म पानी निकलता है। बिहार में राजगीर है, हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी है, लेकिन आप मनाली में जाओगे, शिमला में जाओगे तो आपको ये बहुत मिलते हैं। और हिमाचल का मैं आपको बताता हूँ, ये मुंबई के समीप वज्रेश्वरी कुछ स्रोतों के उदाहरण। अगर आपको हिमाचल में शिमला के पास तत्तापानी के नाम से जगह है, और हिमाचल में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ये हॉट स्प्रिंग्स हैं, उसमें से सल्फर निकलता है। पीले रंग का जो पानी है, पीले रंग के सल्फर निकलता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा, कुंड बना रखे हैं। 3-4 ऐसे जो हॉट स्प्रिंग्स है उसमें से पानी निकलता है, फिर उन्होंने कुंड बना रखा है, वहाँ से सल्फर मिलता है, फिर वहाँ से ठंडा, क्योंकि गर्म होता है ये पानी, फिर ठंडा होकर फिर एक कुंड है, वो कुंड में लोग नहाते हैं। जिसको भी स्किन डिसीज होती है, आपकी चर्म रोग होता है, इस सल्फर पानी में नहाने से आपका ये चर्म रोग जो है ठीक हो जाता है। फिर है मिनरल स्प्रिंग। इन
स्रोतों से प्राप्त जल की खनिज लवण घुले होते हैं। ऐसे स्रोत प्राय उन स्थानों पर पाए जाते हैं यहाँ धरती का तापमान अधिक होता है। इन स्रोतों का जल कुछ रोगों के लिए लाभप्रदायक भी होता है, जैसे गंधक युक्त जल चर्म रोग में लाभ पहुंचाता है। ऐसे ही स्रोत दिल्ली में मैरौली के निकट व हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी में भी है, जो मिनरल आपका नेचुरल। और इसका मिनरल स्प्रिंग का जो आप मिनरल वाटर पीते हैं, कंपनियां जो हैं वो इन शब्दों का ये प्रयोग करती हैं कि मिनरल स्प्रिंग से ये पानी बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। आप अगर उसका लिटमस पेपर से यहाँ पीएच वैल्यू अगर निकाल के देखें तो उसमें कुछ भी नहीं होता, खाली वो बिक्री के लिए जो है कंपनियां इसका नाम यूज करती हैं। अब ये कहता है कि ये देखिए इनकी ये विशेषता है, विभिन्न खनिज लवणों से युक्त होने के कारण ये जल कठोर होता है। ठीक है, ये हार्ड वाटर होता है तो ये बचने में दिक्कत होती है। अगर आप इसे नहाते हो तो साबुन जम जाता है, और बालों में शैम्पू ये लगा के ये कठोर पानी से नहाओगे तो बालों में शैम्पू जमा रह जाएगा, शरीर पर साबुन जमा रहेगा। तो इसका एक ही तरीका है, इसको उबाल के ठंडा किया जाए। खनिज लवण घुले होने के कारण इनका जल स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। स्रोतों का जल आमतौर पर शुद्ध पीने लायक व शीतल होता है। इनका जल कठोर होने के कारण कपड़े धोने व खाना पकाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मैंने जैसे आपको कहा कि साबुन ही छोड़कर खाना पकाओगे तो वो पानी नहीं गलेगा, ठीक है, वो ये नहीं गलने वाला, तो खाना कच्चा रह जाता है। अब कहता स्रोत व झरने के जल को दूषित होने से रोकने के उपाय। देखिए ये बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है, नेचर का पानी है, प्रकृति का पानी है, लेकिन हम इंसानों की आदत क्या है कि कचरा फेंकने का, गंदा करने का। अब देखिए क्या होता है, कहता है कि स्रोत की सभी दरारों को सीमेंट आदि से पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। ठीक है, स्रोत के स्थान से 100 से 200 फीट की दूरी तक कोई भी गंदगी या जल प्रदूषण का साधन नहीं होना चाहिए। स्रोत को पूरी तरह ढक देना चाहिए जिससे ऊपरी स्तर की गंदगी ना आ सके। इसके लिए सीमेंट का छोटा ढांचा ये बनाया जा सकता है। देखिए हम लोग की आदत है, पिकनिक जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम लोग वहाँ पे कचरा फेंक के आ जाते हैं। पिकनिक मनाने जाते हैं, जो भी हम खाने के पदार्थ ले जाते हैं, प्लास्टिक है और थर्मोकोल के जो थ्रो यूज एंड थ्रो वाली प्लेट होती है, हम खा पी के वहीं फेंक के आते हैं। पानी में नहीं फेंकते, किनारे पे फेंक के आते हैं, लेकिन जब हवा आती है तो वो हवा से क्या है, सब इसमें पानी में चले जाते हैं और गंदगी होती है। तो इसको ढक देना चाहिए। जो स्रोत है यहाँ से पानी निकलता है उसको सीमेंट के ढक्कन से उसको ढक देना चाहिए ताकि उसमें गंदगी ना जाए। फिर वैध कुआं, ये तो हम सबको पता है, कुएं जो है वर्षा का जल भूमि की परतों को पार करता हुआ भूमि में गहराई में एकत्रित हो जाता है। यही गहराई में इसका भंडार जो है वो हो जाता है। भूमि को जब जल प्राप्ति के स्तर तक खोदा जाता है तो यही जल कुएं में प्राप्त हो जाता है। भारत की एक बड़ी आबादी अभी गांव में बनिवास करती है। हमारे देश में गांव में जल प्राप्ति का एक प्रमुख साधन कुआं ही है। इसके जल का उपयोग पीने के लिए, खाना पकाना, सिंचाई व वस्त्र आदि धोने के लिए यूज किया जाता है। विशेष रूप से कुएं 4 प्रकार के होते हैं। शैलो वेल्स, ठीक है, उथले कुएं, शैलो वेल्स का मतलब जिनका गहराई नहीं होती, पानी में इतनी गहराई नहीं होती। उथले कुएं की गहराई बहुत अधिक गहराई नहीं होती। आमतौर पर इनमें प्रवेश कर प्रीवियस लेयर के ऊपर इंटरवेस लेयर नहीं होता है। भारतीय ग्रामीण परिवार कुएं का जल ही दैनिक उपयोग में लाते हैं। इन कुओं का जल कठोर होता है क्योंकि इनमें लवण मिले रहते हैं। कभी कभी धरातल का गंदा व मैला जल कुएं में प्रवेश करके दरारों तक पहुंच जाता है। इसके फलस्वरूप कुएं का जल दूषित हो जाता है। अगर यही दूषित जल प्रयोग में लाया जाए तो हैजा,
पेचिश, पीलिया आदि संक्रमण फैल जाता है। अगर काफी संख्या में लोग ये जल उपयोग में लाते हैं तो भयंकर प्रकोप बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि देखिए जो कुआं है, बहुत सारे कुएं जो गाँव में होते हैं उनमें बहुत पुरानी जो है समय से ईंटों से उसको बनाया गया है और उसको हर साल जो है उसकी मरम्मत नहीं करते, उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगाते। तो क्योंकि पानी वो गीला होता है, सीलन होती है, तो धीरे धीरे जो सीमेंट है वो झड़ जाता है और ईंटें फिर जो भारी जो उसका बॉल है जो कुएं की, वो गंदा पानी आके इकट्ठा कर सींच के वो कुएं में जाके मिल जाता है। और उसकी जो है ये गांव वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी मरम्मत व उसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, ग्राम पंचायत पे छोड़ देते हैं या सरकार पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत है, सरकार है, लेकिन उसका जल का ये उपयोग कौन कर रहा है? वो उस जल का उपयोग तो गांव वाले कर रहे हैं, तो उनको मिलके इसको ये बचाना चाहिए। अब कहता है डीप वेल्स, गहरे कुएं। गहरे कुएं आमतौर पर एक या उससे अधिक अप्रवेश स्थलों को फोड़कर बनाए जाते हैं। इन कुओं की विशेषता है कि इनमें प्रत्येक मौसम में जल प्राप्त किया जा सकता है। इनकी गहराई काफी अधिक, लगभग 30 मीटर तक होती है। ठीक है, तो अब ये कुओं का क्या है, अब इसमें आपको वो बताते हैं इसको रिचार्ज सिस्टम। बहुत सारे कुएं सूख जाते हैं, गर्मी में बस सूख जाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए कि जो आसपास का पानी है उसमें डाल देना चाहिए। या जब बारिश का पानी आता है, जब पानी से पानी मिलता है, देखो नीचे पानी है, ऊपर मिट्टी है, फिर पानी, और जब पानी से पानी मिलता है तो वो वापस फूट जाता है, उसको रिचार्ज करते हैं। अब ये कहता है गहरे कुएं के जल की ये विशेषता है, क्योंकि इन गहरे कुओं का जल भारी वातावरण के संपर्क में नहीं आता है, अतः इसमें कार्बन आयॉक्स घुल नहीं पाती है, इसलिए इसका स्वाद कम अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्योर वाटर है, तो हमारी आदत नहीं कि हम प्योर वाटर पीने के आदी हैं। अब कहता है इसमें अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती, इसमें अशुद्ध पदार्थों के कण भी नहीं विद्यमान होते, तो ये प्योर वाटर है। गहरे कुएं का जल भूमि की कई परतों द्वारा छनकर भंडार होता है, इसलिए शुद्ध और स्वच्छ होता है। ये लाभप्रदायक भी होता है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये गहरा कुआं है, ठीक है, तो जो आसपास पानी है, जमीन का जो बारिश होती है, वो फिल्टरों पे जाता है। इतने पदार्थ हैं ये धरती के अंदर कि वो फिल्टरों के जब नीचे जाता है तो वो प्योर वाटर बन जाता है। ये सर्वे प्राप्त होता रहता है। ये जो कुएं हैं, गहरे कुएं, ये कभी नहीं सूखते। गहरे कुएं के जल में कई खनिजों के लवण मिले हैं, इसी कारण ये कठोर जल होता है, क्योंकि ये छन के जाता है, इतने मिनरल्स हैं, नीचे भी मिनरल्स हैं, इसलिए इसका हार्ड वाटर होता है। गहरे कुएं के जल को दूषित होने के कारण, अब ये दूषित कैसे होता है? जिन कारणों से गहरे कुएं का जल दूषित हो सकता है वह इस प्रकार है। यदि गहरा कुआं पूरी तरह खुला है तो आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियां, कूड़ा करकट आदि मिलने से इसका जल दूषित हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर से वो खुला है, ढका हुआ नहीं है, जब आंधी तूफान आती है तो आसपास का जो कचरा उसके अंदर वो गिर जाता है। यदि कुएं के पास पानी की निकासी का उचित प्रबंध ना हो तो अशुद्ध जल के कुएं में जल में मिलने की प्रबल रहती है। इसके लिए कुएं की दीवारें पक्की होनी आवश्यक है। देखिए, लोग क्या करते हैं कि कुएं के आसपास ही कपड़े नहा लेते हैं या कपड़े धोते हैं, तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी सींचता हुआ इसी कुएं, ये प्रदूषित पानी इसी कुएं में जाके ये मिल जाएगा। तो जो कुएं के आसपास निकासी का रास्ता होना चाहिए, ताकि जो प्रदूषित पानी है वो दूर चला जाए। अभी कहता आर्टिफिशियल वेल। अब ये भूमि का आर्टिफिशियल वेल क्या है? अभी कहता है कि इस प्रकार के कुआं का प्रयोग विशेष रूप से फ्रांस के आर्टिजे नामक स्थान पर दीर्घकाल से होता रहता है। उसी के नाम पर इन कुओं का आर्टिसन कुआं कहते हैं। ये भी गहरे कुएं का एक ही रूप है। इन कुओं का जल दो अपेय स्तरों के मध्य होता है। विशेष मशीनों की सहायता से भूमि के धरातल तक छेद किया जाता है।
जब पाइप दो उभय स्तरों में स्थित जल तक पहुंचता है तो भूमि के दबाव से स्वयं ही जल फव्वारे की तरह ऊपर उठ जाता है। धरती के पिछले हिस्से के जिस स्थान से यह कुआं खुला रहता है वह स्थान अभय स्तर है। जल की स्तर की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होता है, इसलिए भूमि में छेद हो जाने से गहराई का जल दबाव से के साथ ऊपर उठता है। भारत में इस प्रकार के कुएं पुदुचेरी तथा सिलहट असम में पाए जाते हैं। इनमें प्राप्त पेयजल सर्वाधिक शुद्ध होता है, परंतु इसमें एक विशेष सावधानी सम्मिलित रहनी चाहिए कि वातावरण की गंदगी जल को प्रदूषित ना करे। इसमें क्या है, वाटर प्रेशर, इसमें पाइपें जो है आपको कुआं ज़्यादा नहीं खोदना पड़ता, मशीनों के द्वारा स्कैन करके या सैटेलाइट की सहायता से देखा जाता है कि पानी जो है कहाँ ये उपलब्ध है। तो पाइप जब डाली जाती है तो नीचे से जब प्रेशर आता है, पाइप डाल के जब नीचे से पानी का प्रेशर, क्योंकि धरती में इतना प्रेशर है, अपने आप जो प्रेशर से धरती पानी को बाहर फेंकती है और फिर ऊपर जो है वो कुएं की शेप ले लेता है, तो उसमें क्या लोग अपना पानी जो है यूज कर लेते हैं। नल के कुएं का ये ट्यूबवेल जिसे हम नलकूप भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि आजकल क्या होता है कि हर ये बहुत सस्ता होता है, लोग क्या ट्यूबवेल तो वैसे तो खेतों में यूज होता है, ठीक है ना, ट्यूबवेल जो है खेतों में यूज होता है सिंचाई के लिए, ठीक है, और हर स्तर पर 200-250 फीट से लेके 1200 फीट तक पानी है। तो उसको आजकल तो मशीनें हैं, ठीक है, कंपनियां हैं, उनको फोन करो आके ट्यूबवेल लगा जाती हैं, लेकिन उस स्तर को हमें मेंटेन करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि लोगों ने ट्यूबवेल जो है वो घरों में भी ये लगा लिए हैं, तो म्यूनिसिपैलिटी का पानी कम आता है, तो हम लोग ट्यूबवेल को जो है इतना इसका पानी यूज करते हैं, ठीक है, बेहतर का ये पानी यूज करते हैं, तो नीचे का जो पानी का स्तर है वो नीचे 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 हर साल नीचे चला जा रहा है। जितने आपके आरओ प्लांट लगे हैं, आरओ प्लांट का क्या है कि नगर पालिका हो या कोई भी ये हो, ये उनको ट्यूबवेल का लाइसेंस देती है मात्र 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में लाइफ टाइम के लिए उनको ट्यूबवेल का लाइसेंस ये मिल जाता है। वो 2 लाख लेके और मतलब पूरा जो खर्चा 10 लाख का खर्चा है ट्यूबवेल के लिए, तो वो ट्यूबवेल लगा के आरओ का प्लांट शुरू ये कर लेते हैं। अब ये बताइए इतना पानी अगर हम धरती से सींचेंगे तो पानी का स्तर जो है वो कहाँ जाएगा। यहाँ तो ये गहराई जो है ये तो पुरानी दे रखी 40 है, अब आप इसके आगे एक जीरो ये लगा सकते हैं, तो 40 से 1000 फुट तक नीचे चले गए। वही हालत हमारी हैंडपंप की है, दोनों का सेम है। ट्यूबवेल में क्या है कि मोटी पाइप डलती है और इसमें जो मोटर से आता है, हैंडपंप क्या पाइप पतली होती है, हाथ से यहाँ बस में भी मोटर ये लगी होती है आजकल, तो इन दोनों में पाइप का अंतर होता है, पाइप की जो ये चौड़ाई है उसमें होता है, लेकिन जो ये है तो इसलिए हम इनको पंपिंग मशीन भी कहते हैं। अब ये कहता है कि एक आदर्श कुआं ट्यूबवेल कैसा होना चाहिए। भारतवर्ष में गांव तथा छोटे छोटे कस्बों में कुओं का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। जल प्राप्ति के इस प्रमुख साधन को आदर्श बनाने हेतु कुछ विशेषताएं होना अत्यंत आवश्यक है। आदर्श कुओं के गुण। आदर्श कुओं का निर्माण आवासीय क्षेत्र से कुछ दूरी पर होना चाहिए, इससे निवासी निजी उपयोग में ना ला पाएंगे। दूसरा कहते हैं कुओं का निर्माण ऐसे स्थान पर हो यहाँ पेड़ पौधे ना हो, अन्यथा इसके पत्ते पत्तियां घास आदि उसके जल को दूषित करेंगे। फिर कहता है कुएं की गहराई कम से कम 45 मीटर होनी चाहिए। अधिक गहरा कुआं व अधिक शुद्ध जल ये उपलब्ध कराएगा। फिर कहता है कुएं के चारों ओर 1.5 मीटर ये ऊंची दीवार बनानी चाहिए और उस पर जाली लगाकर कुएं को ढक देना चाहिए, जिससे कूड़ा या अन्य पत्ते पत्तियां कुएं में ना जाए। गंदी रस्सी व बर्तन का प्रयोग जल निकालने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांव वाले वो रस्सी लाते हैं वही उसमें कीचड़ में होती है, हम उसी कीचड़ से उठाकर उस रस्सी को कुएं में फेंक देते हैं। बाल्टी गंदी होती है तो वो जो है गंदगी कुएं में जाती है।
रोगों के प्रकोप के समय या खतरे से पूर्व कुएं में ब्लीचिंग पाउडर तथा पोटेशियम परमंगनेट डाल रहे जिसे कहते हैं, ये अवश्य डाल देनी चाहिए। अगर खतरा लगे भी कोई ना कोई बीमारी फैली है, तो कॉलरा है या ऐसी कोई ये बीमारी फैली है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवाई उसमें डाल देनी चाहिए ताकि पानी शुद्ध रहे। कुआं यहाँ बनाए वह जगह स्वच्छ और अच्छी भूमि होनी चाहिए तथा गंदगी कूड़ा करकट वाले क्षेत्र से दूर होनी चाहिए। सार्वजनिक शौचालय नालियां आदि कम से कम 30 से 40 मीटर की दूरी पर हो, ना कि पास में हो। कुएं के भीतर की दीवार पक्की ईंट या सीमेंट के प्लास्टर की होनी चाहिए, जिससे गंदे पानी के बरिसाव के कारण पानी दूषित ना हो जाए। कुएं के चारों ओर या चबूतरा बनाना चाहिए या फिर ढलाऊ फर्श, जिससे पानी बरुके नहीं वह शीघ्र बह जाए। कुएं के आसपास स्नान करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजने, जानवरों को नहलाना, पानी पिलाने का पर कड़ाई से रोक लगानी चाहिए। इससे कुएं के जल का दूषित होने से रोका जा सकता है, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, कहाँ सुनते हैं। आप बोर्ड लगा दीजिए, आप वहाँ पे किसी को खड़ा कर दीजिए, लेकिन लोग जो है वो नहीं मानते, नहीं सुनते। इतने आलस हो रहे हैं कि यहाँ से बाल्टी भर के दूर पहुँच जाएगा। सबसे कठिनाई है कि कुएं से बाल्टी भरेंगे या मटकी भरेंगे तो 20 या 25 फुट को पहुँच जाएगा, इसलिए लोग वहीं बैठ के ये सारे कार्य करते हैं। आखिरी है, कुएं की सफाई नियमित व निश्चित अंतराल पर कराई जानी चाहिए। कम से कम वार्षिक सफाई होनी आवश्यक है। इसको हम इंग्लिश में सिल्ट कहते हैं, ठीक है, या ये मलबा जो है वो आ जाता है कुएं में, तो हर साल हमें उसकी सफाई ये करानी चाहिए। आजकल तो मशीनें हैं, नहीं तो लोग नीचे उतरते हैं, वहाँ से बाल्टी भर भर के उसकी रेत की और सिल्ट की देते बाहर। तो जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, इसको अपना मान के नहीं चलेंगे, तब तक हम इनका मेंटेनेंस, इनकी रख रखाव नहीं कर सकते। धन्यवाद।